वर्ष 1975 की गोवा की यह कहानी पूर्णतः सत्य है। उन दिनों गोवा में एक फॉरेस्ट ऑफिसर अविनाश त्रिपाठी हुआ करते थे। उनका पुत्र आयुष जब मात्र 3 साल का था तभी उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिता अविनाश ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार देते हुए बड़े ही लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार व परवरिश में कभी कोई कमी ना रह जाए, इसलिए अविनाश ने कभी दूसरी शादी नहीं की। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें अविनाश जैसे पिता मिलते हैं, जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन एक तपस्या की भांति समर्पित कर देते हैं। और यकीनन आयुष भी उन भाग्यशाली लोगों में से ही एक था। जैसा कि अविनाश एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो उसे सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिली हुई थी। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, पैसा और सब कुछ। इसी के साथ एक और चीज आज मिली, और वह भी नए साल के पहले ही दिन, जो थी उनका ट्रांसफर ऑर्डर। 1 जनवरी को ही अविनाश को एक ईमेल भी मिला था कि उसका तबादला पारवोरिम के घने जंगलों में किया गया है, और उसी रात को उसे पारवोरिम के लिए रवाना भी होना था। अविनाश ने काफी मिन्नतों के बाद अपने बेटे आयुष को इस नई जगह में शिफ्ट होने के लिए मना ही लिया था। वह दोनों सुबह ठीक 10 बजे पारवोरिम पहुंच गए। पारवोरिम पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए आयुष यहाँ वहां दौड़ने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए पुर्तगालियों के समय का वर्षों पुराना बनाया हुआ एक बहुत बड़ा खूबसूरत पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टियां, स्विमिंग पूल और बहुत सारी खेलने की चीजें थी। आयुष को खुश देखकर अविनाश के नए सेक्रेटरी संजय के मुंह से अचानक ही निकल गया कि आपसे वर्षों पहले आने वाले एक फॉरेस्ट अफसर ने ही यह पार्क अपने के बच्चों के लिए बड़ी शिद्दत से बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में ही खड़े एक दूसरे बड़े अफसर ने गुस्से से संजय को तत्काल चुप रहने का इशारा किया। लेकिन यह बात सुनकर अविनाश के मुंह से वह निकल ही गया, जिसे वह अफसर बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। अविनाश बोला, वैसे उस पार्क बनाने वाले अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? तभी अचानक आयुष पैर के फिसलने की वजह से स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए अविनाश बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह सीधे पानी में कूद गया, और उसने कुछ ही सेकेंड्स में सफलतापूर्वक आयुष को पानी से बाहर निकाल लाया। अगले दिन से ही अविनाश ने अपने पुत्र आयुष को डेली स्विमिंग की प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि अविनाश ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब दोबारा से नहीं मांगा। अविनाश ने आयुष को फॉरेस्ट बंगले में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद आयुष बिल्कुल ठीक होकर फिर से सामान्य उछल कूद करने लग गया। सेक्रेटरी ने अविनाश को उसकी जिम्मेदारियां व काम अच्छे से समझा दी थी कि अविनाश की एरिया में पूरे 100 एकड़ का जंगल आता था, और उसका सरकारी फॉरेस्ट बंगला उसी जंगल सीमा पर ही बनाया गया था। अविनाश ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना आयुष को भी जंगल घुमा कर ले आऊं। अगर कोई शेर, हाथी या हिरन दिख गया तो बहुत खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। इस तरह से उसने आयुष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में अविनाश ने संजय और वहां के एक पुराने गार्ड, जिसके चेहरे पर दिखने वाले डर को अविनाश ने उसी वक्त ही पहचान लिया था। फिर अविनाश ने वह सवाल पूछ लिया कि हाँ, तो संजय, वो पुराने अफसर का वैसे तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। और वो बड़े साहब उस बात को टालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? संजय ने कहा कि कुछ ठीक से पता नहीं साहब। पर इस बात से अविनाश सहमत नहीं था।
फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ साफ साफ बताना शुरू किया कि उस पार्क को बनाने वाले अफसर का नाम जेकब डेनियल था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। अपने समय का वह एक घोर तांत्रिक था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का अथाह भंडार था, जिसे वह अपनी उस लाइब्रेरी में रात भर बैठकर नियमित रूप से पढ़ा करता था। वह तंत्र मंत्र में इतना पारंगत हो चुका था कि उसने तंत्र मंत्र काले जादू पर तमाम किताबें भी लिख चुका था। वे किताबें भी इसी लाइब्रेरी में थी। इसी तंत्र मंत्र, काले जादू व पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी, जिसमें उसके समस्त परिवार की भी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जेकब ने सबसे पहले अपनी ही बच्ची को पूल में डूबा के मार दिया। फिर उसके बाद अपने दोनों बेटों की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी और अंत में अपनी बीबी पर केरोसिन डालकर क्रूरतापूर्वक उसे भी जलाकर मार डाला और पूरे परिवार की बलि दे देने के बाद अंत में खुद ने भी बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगा ली। ये सब उसने मध्यरात्रि रात के समय अमावस्या को ही किया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उपरोक्त सब कुछ अपने तंत्र मंत्र की क्रियाओं के तहत ही किया था। उसका सोचना था सिर्फ मैं ही क्यों, मैं तो अपने पूरे परिवार को ही अमर कर दूंगा ताकि हम सभी अमर होकर हमेशा के लिए एक साथ ही रहते रहें, अनंत काल के लिए। एक गार्ड ने जब उसे रोकने की कोशिश की थी, पर डेनियल ने उसकी भी विभत्सता से हत्या कर दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश इसी पार्क के पूल पर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसकी बीवी की भी एक अधजली लाश आंगन में पड़ी हुई थी और जेकब डेनियल की लाश पेड़ पर लटकती हुई झूल रही थी। यह सब बहुत ही डरावना व रूह को कपकपा देने वाला नजारा था। बाद में उसे परिवार सहित जंगल के बीचों बीच तालाब के पास ही एक पुराने उजड़े कब्रिस्तान के बीच दफना दिया गया था। अविनाश ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी के नौकर चाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी संजय ने बताया कि उसने ये डरावना पागलपन एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड की बंगले पर ही ड्यूटी थी, तो एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा गार्ड ये पूरी वारदात को देखने के बाद हमेशा के लिए पागल हो चुका है, जहां से अब उसकी वापसी असंभव है। हमने बाद में उस गार्ड को जंगल के अंदर जाकर उसे पकड़ लिया था। अब वो गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स द्वारा इलाज चल रहा है, परंतु अभी तक लेश मात्र भी सुधार नहीं हुआ है। वो बार बार यही कहते रहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक की बलि लेकर ही जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह उसी पेड़ पर फांसी पर लटककर आत्महत्या कर लेता है, जैसा कि कभी डेनियल ने किया था। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने की परमिशन ही नहीं है। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जेकब की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उससे यह आत्महत्या करवाती है, इसीलिए लोग मरते चले आ रहे हैं। असल में उसे हर वक्त अपने इस काम को अंजाम देने के लिए एक जीवित शरीर की आवश्यकता होती है, और अभी तक उसे हर अमावस्या को सफलतापूर्वक एक जीवित शरीर मिलता ही आ रहा है। और आज भी 24 घंटे इस डेनियल की क्रूर आत्मा इन्हीं जंगलों में भटकती फिरती रहती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद संजय बोला, और सर,
कल फिर से अमावस्या है। आप भी इस बंगले को छोड़कर गांव में रुकिएगा। अविनाश ने कहा, देखो संजय, किसी ना किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना ही होगा। ऐसे कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? और मैं चुनौतियों से आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर अविनाश खामोश हो गया। अविनाश को अपनी तो नहीं, पर आयुष की चिंता अब सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि आयुष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ही ठीक रहेगा और खुद ही जेकब की इस आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सभी लोग बिना कुछ कहे चुपचाप से गाड़ी से उतरकर अपने अपने कामों में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। अविनाश ने रात के खाने के बाद आयुष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि आयुष के मामा मनोज से फोन करके मदद मांग ही लेता हूँ। अविनाश बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और गंभीरता से सोचने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख ने उसे हिलाकर रख दिया। वो आवाज गार्ड्स की ही थी। अविनाश गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा अविनाश की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव इस बार शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। अविनाश ने वक्त ना गवाते हुए तेजी से आयुष के कमरे में पहुंचा, पर आयुष अपने बेड पर था ही नहीं। अविनाश उसे जोर जोर से आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। अविनाश की आवाज सुनकर संजय अपने कमरे से बाहर निकल आया। तब अविनाश ने बाहर जो कुछ भी उसने देखा था सब बता दिया। फिर दोनों मिलकर आयुष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ तेजी से भागे। वहां स्विमिंग पूल के बीचों बीच पीयूष एक आदमी के साथ पानी के ऊपर खड़ा था। संजय कांपती हुई आवाज से बोला, अरे ये तो डेनियल है। डेपियल, तुम? वो प्रेतात्मा अविनाश को देखकर जोर जोर से हंस रही थी, मानो वो आयुष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने के लिए आ चुका हो। घबराहट से अविनाश की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि ये सिर्फ एक बुरा सपना था और आयुष उसकी बगल में अपने टेडी बेयर से लिपटकर गहरी नींद में सो रहा था। उसके बाद अविनाश ने मनोज को फोन करके कुछ देर बात की। फोन रखने से पहले मनोज ने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा सर, क्योंकि दूसरे ही दिन वहां अमावस्या की काली श्रापित रात थी। अविनाश आयुष के साथ दुर्गा माता के मंदिर जाकर वहां माथा टेक कर आया। आयुष को मां का चरणामृत व प्रसाद खिलाया और खुद भी खाया और देवी मां के त्रिशूल में बंधा हुआ रक्षा सूत्र उसने आयुष के हाथ में बांध दिया और इसी प्रक्रिया के तहत वहां के पुराने पंडित जी से अच्छी खासी जान पहचान भी कर ली। अविनाश ने एक रात के लिए पंडित जी के पास आयुष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह से ही अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घरों को जा चुके थे। अविनाश की हिम्मत देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी मनोज भी अपनी मर्जी से रुक गए थे। अविनाश ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया।
अविनाश ने कहा, डेनियल की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता तो होती ही है, तो उसे हम में से किसी भी एक को मारने के लिए पहले उसे उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको उसे कुछ देर के लिए उसकी इस प्रक्रिया में उलझाए हुए रखना है, ताकि जिसके भी शरीर में जेकब की आत्मा होगी, हम सबको बस उसे पकड़कर बांध लेना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए हम मुक्त कराएंगे। बड़ा अमर होने चला है। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने संजय का गला दबाने की कोशिश की, तो उसे काबू में करने के लिए सबने उसे कसकर पकड़े रखा था, पर उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसने एक ही झटके में सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और संजय ने मिलकर उसे एक बड़ी सी रस्सी में फंसाकर कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक काबू कर लिया। तब तक अविनाश ने पिस्टल से एक रंगीन धुएं वाली गोली आसमान में चलाकर दूर किसी को कुछ सिग्नल दे दिया, और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह पजेस्ड गार्ड ऐसे तड़पने लगा जैसे कि कोई उसे जिंदा जला रहा हो। क्योंकि उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित और मनोज डेनियल की उसकी कब्र में आग डालकर उसे जला रहे थे। उसकी कब्र बड़ी तेजी से जल रही थी, और कुछ ही समय बाद वह गार्ड बिल्कुल नॉर्मल होकर शांत हो गया। बाद में अविनाश ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक विधि लिखी हुई है, जिससे जेकब उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा जैसे था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपने अमर होने की प्रक्रिया के तहत आती और एक बलि ले जाया करती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जब भी डेनियल इसी प्रक्रिया के तहत जब 100 मासूम लोगों को मारने का काम पूर्ण कर लेता, यानी उसकी 100 इंसानों की बलि पूरी हो जाती, तो वह अपनी कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसीलिए ये सब कुछ समाप्त करने के लिए मैंने ये पूरा मायाजाल रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। संजय ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? अविनाश ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जेकब के पास जादू टोने व काले जादू की किताबों का भंडार है। बस उसी भंडार में मुझे रात को तहखाने में उसकी यह किताब मिल गई थी, जिसमें उसके अमर होने की यह धूर्तता की कहानी लिखी हुई थी। बस मैंने उसे हूबहू फॉलो किया, और आज डेनियल अपने पूरे मायावी साम्राज्य, काला जादू, टोन टोटके व तंत्र मंत्र की सारी बातों के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखें मित्रों, कि प्रकृति के खिलाफ जाकर नकारात्मक शक्तियों के सहारे प्राप्त की गई कोई भी सफलता क्षणिक ही होती है, और अंत भी बड़ा भयानक ही होता है, जैसा कि आप अभी देख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक और मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ। ओके, टिल देन, सी यू सून।